जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोर्सेस ऑफ लॉ का एक बेसिक इंट्रो दिया था कि सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन एंड सालमंड। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि सोर्सेस ऑफ लॉ में आपको तीन चीज़ें पढ़नी है, कस्टम, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टम के बारे में एकदम डिटेल में, है ना। और एक बात समझ लो, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रोवाइड करूँगा पॉइंटर नोट्स। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहाँ ऐड हुइए और ज्वाइन हुइए और मुझे करो मैसेज, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं कस्टम एज द सोर्स ऑफ लॉ। अब हम कस्टम पढ़ेंगे। कस्टम क्या होता है? देखिए, कस्टम इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम की बेसिक पहचान यही है कि कस्टम इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ। ये लाइन हमेशा टॉप पे लिखना। कस्टम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, कस्टम को हम इतना अहमियत क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ है, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है। जब आपके यहाँ पार्लियामेंट की व्यवस्था नहीं थी तब हम लोग कस्टम्स के थ्रू ही गवर्न होते थे, है ना। कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति ये बता दे कि कोई कस्टम कब से शुरू हुआ तो वो वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। जब आप ये बता दो कि कस्टम कब से शुरू हुआ, जैसे कि जो रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन पे बहुत सी कहानियाँ हैं, कोई एक कहानी नहीं है। एक टाइम से कोई कहता है कि एक टाइम चला आ रहा है, कोई कहता है कि उस टाइम से चला आ रहा है, तो कोई किसी को कन्फर्म नहीं है कि कब से चला आ रहा है। सब कोई अपनी अपनी कहानी बताता है ना। एक हिस्टोरिकल स्कूल है, ध्यान रखिएगा। तो हिस्टोरिकल स्कूल ने ही कस्टम को आगे चलाया। कस्टम को जो बेसिक मान्यता मिली, देखिए नेचुरल स्कूल बहुत समय से चल रहा था। नेचर से लॉ को बहुत समय से जाना जा रहा था कि नेचुरल स्कूल कहता कि डिवाइन फोर्स होता है, डिवाइन फोर्स को हर आदमी मानता है। बट बहुत समय तक कस्टम जो है वो डिवाइन फोर्स से रेगुलेट होते हुए आ रहे थे। लेकिन जब हिस्टोरिकल स्कूल आया तो हिस्टोरिकल स्कूल ने अपना दबदबा दिखाया। तो हिस्टोरिकल स्कूल ने डिवाइन फोर्स से कस्टम को अलग कर दिया। उसने कहा कि भाई साहब, जो कस्टम है वो डिवाइन नहीं है, कस्टम जो है वो हिस्टोरिकल है, वो डिवाइन नहीं है, वो हिस्टोरिकल है। कस्टम ज़रूरी नहीं है कि वो डिवाइन ही हो। तो ऐसा मानना था हिस्टोरिकल स्कूल का। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ जो है, यही जो है डिवाइन से कस्टम को अलग करता है ना। जब हम कस्टम की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सालमंड साहब की एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लाइन निकल कर आती है। सालमंड कहते हैं कस्टम इज टू सोसाइटी एज लॉ इज टू स्टेट। जैसे राज्य के लिए लॉ है तो वैसे ही समाज के लिए कस्टम है। देखिए, राज्य को रेगुलेट करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? वो लॉ बनाती है। भाई 1857 में क्रांति हुई तो इन लोगों को लगा कि आईपीसी लागू करना है 1860 में। उससे पहले बना के बैठे थे ये लोग, पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ा उनके ऊपर कुछ, है ना। पर 1857 की क्रांति ने हमें बता दिया कि लॉ चाहिए तभी रेगुलेट कर पाओगे। तो लॉ जो है वो किसी भी स्टेट को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है। इस तरीके से जो कस्टम है वो क्या करता है? कस्टम जो है वो सोसाइटी में काम करता है। सोसाइटी में हर आदमी लॉ को नहीं जानता है ना, बात समझिएगा। लेकिन सोसाइटी में हर आदमी कस्टम ज़रूर जानता है। और वही कस्टम जो है हम लोगों को बहुत प्यार से रेगुलेट करते रहते हैं। हम और आप लॉ कितना भी पढ़ लें याद नहीं रहता है। और जो कॉमन पीपल हैं, जो लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो जानते ही नहीं हैं कि लॉ क्या है ना। लेकिन उनको ये पता है कि कस्टम क्या है। तो बात समझिए, स्टेट के लिए जिस तरह लॉ ज़रूरी है उसी तरह सोसाइटी के लिए कस्टम ज़रूरी है। ये बात सालमंड साहब कहते हैं। आप लोगों ने फैमिली लॉ पढ़ा होगा, तो फैमिली लॉ में सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है सप्तपदी। तो सप्तपदी तो सीधा सीधा कस्टम था
और सप्तपदी को स्टेट में एज ए राइट बना दिया कि अगर आपने सप्तपदी कर ली है तो दैट मीन्स आपकी मैरिज लीगल है। तो याद करो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि कस्टम ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है। तो लॉ जो होता है, लॉ जो बनता है वो अपने आप पैदा नहीं हो जाता है, उसको रेफरेंस लेना होता है कस्टम से। बात समझिएगा, मैंने पीछे बताया कि सप्तपदी जो है वो पहले कस्टम था, पर कुछ सालों के बाद स्टेट ने उसको एज आ लॉ बना दिया कि आपको सप्तपदी करना ही करना है। इसीलिए मैंने कहा कस्टम सोर्स ऑफ लॉ है। तो कुछ ही कस्टम हैं, इसीलिए लॉ ने बताया है कि कौन से कस्टम ऐसे हैं जिनको जो है एज आ लॉ ट्रीट किया जा सकता है। तो कुछ ही ऐसे कस्टम हैं जिनको हम लॉ नहीं मान पाए। और हम उन्हें लॉ क्यों नहीं मान पाए? क्योंकि वो चीज़ें पूरी तरीके से कस्टम नहीं हो पाई। अगर कोई चीज़ पूरे तरीके से कस्टम हो गई है तो फिर वो बाइंडिंग हो गई है, क्योंकि वो लॉ में यूज़ की जा रही है। वरना ये जो लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, ये लोग बैठे हैं, क्या इनके पास इतनी बुद्धि थी कि ये लोग लॉ बना सके? इतनी बुद्धि इनके पास नहीं थी। इन्होंने कस्टम का रेफरेंस लिया, तो उसी रेफरेंस के हिसाब से इन लोगों ने लॉ बनाया। तो बात समझिएगा, है ना। अगर कस्टम ना होते तो ये लोग लॉ ना बना पाते। तो कस्टम को और समझने के लिए आइए इस छोटे से चार्ट को देखो, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कस्टम। तो कस्टम को और जानने के लिए 3 बातें आपको और समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो कस्टम जो है ये कॉन्टिन्यूइंग कोर्स ऑफ कंडक्ट है। दैट मीन्स कस्टम जो है वो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यू, चला हुआ आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल चला फिर बंद हो गया, फिर चालू हुआ, फिर बंद हो गया। ऐसा कस्टम नहीं होगा। कस्टम कॉन्टिन्यू, चलता रहना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा है कस्टम इज ए कॉन्टिन्यूइंग कोर्स ऑफ कंडक्ट। उसके बाद वो कॉन्टिन्यूइंग कोर्स ऑफ कंडक्ट को उसको सोसाइटी से अप्रूव भी होना चाहिए। यानी जिस कम्युनिटी से कस्टम आ रहा है वो कम्युनिटी उसे अप्रूव करे। आप हिंदू लॉ पढ़ रहे होंगे तो कई सेक्शन हैं जिनके ऊपर कस्टम प्रिवेल करता है ना। फॉर एग्जाम्पल साउथ में कजन्स में शादी होती है, बट हिंदू लॉ में इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है ना। तो वहाँ पे कस्टम प्रिवेल करेगा लॉ को। तो ये भी चीज़ आप जानते हैं, कस्टम जो है वो लॉ को प्रिवेल करते हैं, है ना। इसके बाद आप थर्ड पॉइंट है फिक्सेस द नॉर्म ऑफ द कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब कोई कस्टम जो है, जो कॉन्टिन्यूइंग कोर्स ऑफ कंडक्ट है, जिसको सोसाइटी ने अप्रूव किया है, मगर वो कैसा है? वो फिक्स कंडक्ट है। जिस कस्टम में प्रॉपर फिक्सेशन नहीं हो पाता है। कई कस्टम ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूइंग पे चलते हैं बट वहाँ फिक्सेशन नहीं होता है। अगर वो कस्टम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो हम उनको एज लॉ डील नहीं कर सकते। तो अभी तक हम नेचर समझ रहे हैं कस्टम का कि आखिर कस्टम होता क्या है। अभी आगे हम काइंड्स पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे एसेंशियल्स पे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि कस्टम क्या है। कस्टम ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है। कस्टम की बात हिस्टोरिकल स्कूल ने की थी और हिस्टोरिकल स्कूल ने डिवाइन फोर्स को कस्टम से अलग करा था। हमने आपको बताया कि कस्टम वैसा ही है जैसे स्टेट के लिए लॉ होता है ना। अभी मैंने पीछे बताया कि कस्टम जो है वो एक कॉन्टिन्यूइंग कोर्स ऑफ कंडक्ट है जिसको सोसाइटी ने अप्रूवल दिया है और जिसका जो नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट है, जिसके जो नॉर्म्स हैं कंडक्ट के, वो कैसे होते हैं? वो फिक्स होते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ कस्टम की। बेसिकली अगर ब्रॉडली देखा जाए तो काइंड्स ऑफ कस्टम 2 ही तरीके के होते हैं। कस्टम को 2 तरीके से देखा जाता है, एक है नॉन ऑब्लिगेटरी और एक है ऑब्लिगेटरी। नॉन ऑब्लिगेटरी को अगर आप समझें तो नॉन ऑब्लिगेटरी का लिटरल मीनिंग क्या निकलता है? देखिए, नॉन ऑब्लिगेटरी विच आर नॉट पनिशेबल बाय लॉ। सिंपल सा मतलब होता है, देखिए कोई भी लॉ जो है तो लॉ से आपको क्या मिलता है? अब बताओ, लॉ से
आपको क्या मिलता है? अगर किसी चीज़ पे कोई लॉ होता है तो आपको क्या मिलता है? लॉ से बेसिकली आपको राइट्स मिलते हैं, है ना। देखिए, राइट और ड्यूटी एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपके पास राइट है तो आपके पास ड्यूटी भी होती है। अगर राइट्स हैं तो ड्यूटी है, अगर ड्यूटी है तो राइट है। तो जो अधिकार हैं ये सबसे जनरल हैं, है ना। तो बेसिक बात ये है कि जब आपको राइट्स मिलता है, लॉ आपको राइट्स देता है, लॉ ने आपको राइट दिया है, अगर वो राइट ब्रीच होगा तो आप कोर्ट जाओगे और कोर्ट उस राइट को इन्फोर्स कराएगा। मगर जब कोई कस्टम नॉन ऑब्लिगेटरी होगी तो कोर्ट जो है उसे इन्फोर्स नहीं करा सकता। ऐसे कस्टम जिन्हें कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा सकता वो होते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टम। कोर्ट डस नॉट रिकॉग्नाइज देम, तो इसीलिए नॉन ऑब्लिगेटरी है। जब भी कोई चीज़ ऑब्लिगेटरी होगी तो सिंपल सी बात है, कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा, इन्फोर्स करवाएगा, उसे रिकॉग्नाइज करेगा। बात समझ में आ रही? बोलो यस। ठीक है। देखिए, ऑब्लिगेटरी में स्टेट अप्लाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, अप्लाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। तो नॉन ऑब्लिगेटरी कौन से कस्टम्स होते हैं? ये ऐसे कस्टम्स होते हैं जिनके इन्फोर्समेंट के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक बात है कि नॉन ऑब्लिगेटरी में ऐसे कस्टम्स आते हैं जिनको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा सकता, यानी कोर्ट डस नॉट रिकॉग्नाइज देम, जिन्हें कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और इफ़ नॉट अलाउड कोर्ट, यानी कोर्ट कुड नॉट इन्फोर्स देम, कोर्ट उन्हें इन्फोर्स नहीं करा सकता है। तो बात समझिएगा। ऑब्लिगेटरी क्या है? मैंने बताया आपको, ऑब्लिगेटरी कस्टम रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट, ये बैक्ड बाय सैंक्शन भी होते हैं। अगर बैक्ड बाय सैंक्शन होंगे तो क्या होगा? तो कोर्ट इन्फोर्स करवाएगा। बात समझिए। अगर मैं नॉन ऑब्लिगेटरी के एग्जाम्पल्स बताऊं तो जैसे हिंदूज़ में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हिंदूज़ के जो मेल मेंबर होते हैं, यानी जब दसवा होता है तो वहाँ पे एक कस्टम है टकला बनवाने का, है ना। तो ये एक नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टम है। अगर कोई मेंबर ऑफ द फैमिली मना कर देता है टकला बनवाने से, यानी हेड स्वे करवाने से, तो ये नॉन ऑब्लिगेटरी है। आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हो कि उसने क्यों नहीं बनवाया बाल, तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। ऑब्लिगेटरी कस्टम में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है सप्तपदी की। ये पहले कस्टम था बट बाद में इसको लॉ में मेंशन कर दिया गया, तो अब ये सप्तपदी बाइंडिंग हो गया। तो अगर कोई सप्तपदी नहीं करता है तो कोर्ट में ये इन्फोर्सिएबल है। ठीक है। देखिए, ऑब्लिगेटरी को हम फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ होते हैं लीगल और कुछ होते हैं कन्वेंशनल। तो ऑब्लिगेटरी में दो तरह के और कस्टम होते हैं, दैट इज़ लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम। भाई, हम देखते हैं कि जो आज ट्रेड करने के जो रूल्स हैं, है ना, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो ये रूल्स बहुत पहले से हैं। जैसे हमारे यहाँ जितने भी ट्रेड होते हैं वो कन्वेंशन से, ट्रीटीज से, एग्रीमेंट से होते हैं, है ना। तो ट्रेड में आपस में दो पार्टीज एग्रीमेंट करते हैं और वो जो एग्रीमेंट हैं, वो एग्रीमेंट जो हैं वो धीरे धीरे से होते हुए वही एग्रीमेंट लॉ बन जाते हैं। ठीक है। और वो जो एग्रीमेंट है उसमें और लीगल कस्टम में बस इतना फ़र्क है कि वो जो एग्रीमेंट हैं वो कोई दो पार्टी करती हैं आपस में, तो वो एग्रीमेंट सिर्फ पार्टीज़ के लिए ही होते हैं और उन पार्टीज़ के बीच में होते हैं। इस वजह से वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, वो पार्टी के अगेंस्ट होते हैं और एक पार्टी दूसरे के अगेंस्ट इन्फोर्स कराती है। और जो लीगल कस्टम हैं वो जनरल रूल्स हैं। इन रूल्स को सभी को फॉलो करना है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट के रूप में हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ के रूप में हो। ये सब
बना दिया गया है तो ये सभी पे लागू होंगे। लीगल कस्टम भी फर्दर क्लासिफाइड हुए हैं दो टाइप्स में, एक है लोकल और एक है जनरल। लोकल जो है वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए भी हो सकते हैं, किसी पीपल के लिए भी हो सकते हैं, या किसी प्लेस या कम्युनिटी के लिए भी हो सकते हैं। यानी लोकल कस्टम इज एप्लीकेबल टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल और प्लेस, है ना। और जो जनरल कस्टम है वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है ना। लोकल कस्टम को हम कह सकते हैं कि स्टेट के पर्टिकुलर किसी भी पार्ट में या किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो कस्टम एप्लीकेबल हो या फॉलो किया जाता है वो लोकल कस्टम में आता है। और जनरल कस्टम में हम कह सकते हैं कि वो कस्टम जो स्टेट की पूरी टेरिटरी यानी वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो, वो आपका है जनरल कस्टम। आपका होमवर्क ये है कि लोकल कस्टम और जो आपका है कस्टम जनरल, इन दोनों के एग्जाम्पल्स आप लिखो कमेंट में, मैं चेक करूंगा, ठीक है। कन्वेंशनल जो है कन्वेंशनल एग्रीमेंट पर बेस्ड है। जब एग्रीमेंट होगा तो वहाँ दो पार्टीज होती हैं, तो इसमें एक पार्टी दूसरे के अगेंस्ट चीज़ें इन्फोर्स करवाती है, अभी मैंने पीछे बताया था। और जो आपका लीगल है वो जनरली अप्लाई होता है, और ये जो लीगल है ये भी दो तरीके से होता है, लोकल एंड जनरल, ये भी हमने समझ लिया है। तो आपको लोकल एंड जनरल कस्टम के एग्जाम्पल कमेंट में लिखने हैं, मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि कस्टम क्या होता है। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कस्टम की। एक व्यक्ति है एलन। एलन कहते हैं कस्टम इज़ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ हैबिट्स और कंडक्ट ऑफ द पीपल अंडर लाइक सर्कमस्टांसेस। कस्टम जो है वो क्या है, वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ हैबिट्स हैं या कंडक्ट हैं। ऐसा कंडक्ट, ऐसी हैबिट जो यूनिफॉर्मिटी के साथ किए जाते हैं, है ना, या किए गए हैं इन लाइक सर्कमस्टांसेस। जब एक जैसी परिस्थितियां आई तो सभी लोगों ने जो कंडक्ट किया वो क्या था, वो सेम था। देखिए सर्कमस्टांसेस हैं, कंडक्ट हैं, तो एलन कह रहे हैं कि समाज में यूनिफॉर्मिटी से कोई कंडक्ट और हैबिट्स फॉलो किया गया है सेम कंडीशन में। जहाँ भी वो परिस्थितियाँ हुई, जहाँ भी वो कंडीशन हुई, तो वहाँ वही कंडक्ट फॉलो किया गया। जैसे हमारे साथ कोई परिस्थिति आई तो हमारा भी वही कंडक्ट था। आपके साथ जब कोई परिस्थिति आई तो आपका भी वही कंडक्ट था। किसी और के साथ परिस्थिति आई तो उसका भी वही कंडक्ट था। तो इन सब को मिला के क्या बनता है, जब यही चीज़ें अपने समय तक होती रहीं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, तो हम इन्हें कस्टम कहते हैं। सिमिलर सर्कमस्टांसेस में जब सिमिलर कंडक्ट जब किया जाता है और वो कंडक्ट जो है वो लंबे समय तक वैसा ही चलता रहता है, तब क्या होता है, तब कस्टम फ्रेम होता है। यही बात एलन भाई साहब कहते हैं। आपको बस डेफिनेशन याद करनी है, ये मैंने आपको बस समझाया है ना। अब देखते हैं सालमन क्या कहते हैं। इनकी नज़र में कस्टम क्या है। ये कहते हैं कस्टम जो है वो ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा सिद्धांत है जिसे स्टेट एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, जिसका अप्रूवल स्टेट नहीं दे रहा है। वो जो सुपीरियर अथॉरिटी यानी जो सॉवरेन है वो अप्रूवल नहीं दे रहा है। इसको कौन अप्रूव कर रहा है, पब्लिक ओपिनियन इसको अप्रूव कर रही है। एट लार्ज इन सोसाइटी, सोसाइटी की जो मेजर पब्लिक है वो उस कस्टम को अप्रूव कर रही है। सोसाइटी ही उसे एक्नॉलेज करती है, सोसाइटी ही उसे अप्रूव करती है, वही उसे अप्लाई करती है ना। अब देखते हैं ऑस्टिन क्या कहते हैं कस्टम के बारे में। ये कहते हैं कस्टम इज ए रूल ऑफ कंडक्ट विच गवर्नड ऑब्जर्व स्पॉन्टेनियस एंड नॉट इन परसुवेंस ऑफ लॉ सेटल्ड बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर। ऑस्टिन कहते हैं कस्टम वो रूल ऑफ कंडक्ट है जो गवर्न होता है, ऑब्जर्व होता है, स्पॉन्टेनियसली ऑब्जर्व होता है। देखिए एक बात समझिएगा, सालमंड और ये जो ऑस्टिन है वो कस्टम को परिभाषित नहीं करते हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो इन्होंने कस्टम की डेफिनेशन नहीं दी है, बल्कि ये कस्टम को कंपेयर कर रहे हैं आपका जो सॉवरेन से जो फ्रेम्ड लॉ आया है, जो
लेजिस्लेशन से आया है, सॉवरेन अथॉरिटी से आया है, उस लेजिस्लेशन से कंपेयर करके ये कस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि सालमंड ने कहा कि कस्टम का अप्रूवल कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं देता है, यानी सॉवरेन नहीं देता है। कस्टम का जो अप्रूवल है, कस्टम का जो एक्नॉलेजमेंट है, वो कहाँ से होगा? वो सोसाइटी से होगा। सोसाइटी के पब्लिक ओपिनियन से ही उस कस्टम को अप्रूव करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं। वैसे ही ऑस्टिन क्या कह रहा है? ऑस्टिन कह रहा है कस्टम वो रूल ऑफ कंडक्ट हैं जो गवर्न होते हैं, जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली ऑब्जर्व किए जाते हैं और गवर्न किए जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्वतः में ऑब्जर्व किए जाते हैं। अपने अंदर आ रही, मतलब जो इंटरनली पैदा होते हैं, हम अपने मन से रूल ऑफ कंडक्ट बनाते हैं कि हमको ऐसे चलना है, ये वैसे रूल ऑफ कंडक्ट हैं। यही बात करते हैं ऑस्टिन। अभी तक हमने कस्टम की मीनिंग समझ ली, उसका क्या है नेचर ये समझ लिया, उसके काइंड्स क्या है समझ लिए, अलग अलग जूरिस्ट के द्वारा क्या बताया गया ये समझ लिया। फिर लास्ट में आपका बचता है एसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम। ये बहुत ही ईजी है, आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे 8-9 एसेंशियल हैं, ठीक है। इनको आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत है बताइएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। वैसे वीडियो लंबी हो गई है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये एसेंशियल, वैसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो बना दूँ एसेंशियल ऑफ कस्टम। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इन सारे टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहीं पे आप लोग ऐड होइए, वहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।